हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका एक बेहद इम्पॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक, ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं कि किसी कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास स्लैब, एक कांच के गुटके के कारण प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इसमें हम स्नेल के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से, इससे आसान आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताई जाएगी जो अभी तक आपने नहीं जाना है और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल एंगल, यानी ये जो प्रकाश की अपवर्तन की घटनाएं आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक, इसकी भी क्या है, लिमिट होती है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप फ्री घूम रहे हैं, उसकी भी कुछ लिमिट है। ज़्यादा हद तक घूमेंगे तो बाउंडेशन लग जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लाइट के यानी प्रकाश के अपवर्तन की भी लिमिट है। तो वही लिमिट कितनी है या उस लिमिट को हम किस नाम से जानते हैं, तो आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या स्नेल के नियम को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर अभी तक जिस बच्चों को डाउट है कि स्नेल का नियम किस तरीके से लगता है या कैसे अप्लाई किया जाता है, वो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हालांकि कल सारे बच्चों के कमेंट पॉजिटिव थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने बोल दिया कि ऐसा इसमें क्या है इसलिए नहीं, कोई डाउट रहे कमेंट किया करो, ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो देखो, जैसे मान लो ये हमारा कोई कांच का गुटका है, ठीक है, ये क्या है, कोई एक कांच का गुटका मान लेते हैं, P Q R S, ये हमारा कोई कांच का गुटका है। अब इधर का माध्यम क्या है, सबको पता है कि इधर माध्यम क्या, कुछ नहीं लिया जाएगा, एयर यानी हवा। इसके अंदर का माध्यम क्या है, कांच है, क्योंकि भाई हमारा कांच का गुटका ही है, कांच का स्लैब ही है, ठीक है। और इधर फिर आपका क्या हो गया, एयर। तो यानी प्रकाश अगर इधर से एंट्री मारेगी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर दूसरे से अगले में, ठीक है। तो यानी अगर इधर के माध्यम को हम क्या ले लें, N1 ले लें, इसके अंदर के माध्यम को क्या ले लें, N2 ले लें, और फिर बाहर का माध्यम हमारा क्या बनेगा, बताने की ज़रूरत है कि बोलोगे, बताओ फटाफट कमेंट करो कि क्या बनेगा बाहर का माध्यम। अरे भाई N1 बनेगा ना, क्योंकि कांच के दोनों साइड हमारे माध्यम वही हैं, सेम है। चलिए अब मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण हमारी आई, ठीक है, इस बिंदु पर क्या हुई, आपतित हुई। अगर इसको हम डिस्टर्ब ना करते हैं तो ये क्या होती है, ऐसे। इसको अगर डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये ऐसे क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। एकदम सीधे निकालना, टेढ़ा उड़ा मत करना, ठीक है, स्केल रख के खींचना। सीधा दिख रहा है, हाँ सीधा ही दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए एकदम सीधे क्या हो गई, निकल जाती। अगर इसको हम डिस्टर्ब ना करते तो, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको डिस्टर्ब किया, छेड़खानी कर दी। अरे जैसे सोचो कोई सांप कहीं दिख जाता है, जा रहा है, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस मत करो, मत छेड़ो उसको, चुपचाप सीधा निकल जाता है। लेकिन अगर कहीं कुछ पत्थर फेंक दिए या लाठी से मार दिए तो फिर वो सीधे तो जाने वाला नहीं है। तो उसी तरीके से लाइट भी, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे छेड़ दिया है, तो अब ये सीधे नहीं जाएगा, कुछ अपनी कलाकारी दिखा के जाएगा। तो देखते हैं क्या कलाकारी दिखाता है। चलिए देखिए, प्रकाश किरण, इधर माध्यम हमारा क्या हो गया, विरल, ठीक है। बाहर हमारा कौन सा माध्यम है, विरल, और अंदर कौन सा माध्यम है, सघन। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या बताया गया, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब इस बिंदु पर अगर हम एक अभिलंब खींचें, तो यानी इस बिंदु पर अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ये इस तरीके से हमारा इस बिंदु पर क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। और ये प्रकाश किरण हमारी क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा अभिलंब हो गया, जा सीधे रही थी लेकिन अब सीधे ना जाकर ऐसे अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो यानी ये प्रकाश किरण अब अभिलंब की तरफ क्या हो गई,
झुक गई, यानी कुछ इस तरीके से ऐसे गई। ठीक है, ये प्रकाश किरण क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक है, ऐसे आई और ऐसे गई। अब इस बिंदु पर फिर हम क्या करें, एक अभिलंब ड्रा करते हैं और देखते हैं फिर प्रकाश किरण यहाँ से बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब ना किया जाए तो बाहर ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे निकल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे भी आपका माध्यम चेंज हो जा रहा है, यानी सघन से फिर विरल, यानी फिर हम प्रकाश किरण को छेड़ रहे हैं, तो ये फिर क्या होगी, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। कहाँ जाएगी, यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। देखिए ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। ठीक है, हालांकि आप सबको पता है, लेकिन बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलो देखो, अब यहां पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। ठीक है, तो अब ये प्रकाश किरण क्या होगी, जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, यानी इस तरीके से जाएगी। ठीक है, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हटी। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट गई। अब मान लेते हैं ये हमारा कोण कौन सा हो गया, आई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे आर। अब ये एंगल आर है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, इसको हमने आई मान लिया, इसको मान लेते हैं ये हमारा निर्गत है, निर्गत को हमने ई मान लिया। ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण हो गई, और ये निर्गत किरण। क्या है, निर्गत किरण। अब बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, जिसको स्नेल का नियम लगाना नहीं आता बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो अब स्नेल का नियम इस पृष्ठ के लिए लगाते हैं। पृष्ठ PQ, पृष्ठ PQ, एक पृष्ठ ये है ना, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो इस पृष्ठ के लिए हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन I बटे में साइन R, साइन I बटे साइन R इक्वल टू N2 बाई N1। क्या होता है, N2 बाई N1। एक कॉन्सेप्ट और ले लो साथ में, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। प्रकाश किरण जिस माध्यम में प्रवेश करता है वो माध्यम का अपवर्तनांक पहले लिखा जाता है। तो प्रकाश किरण किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है, N2 माध्यम में, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, N2 है। तो ऊपर हमारा क्या लिखा जाएगा, N2। और जिस माध्यम से प्रकाश किरण आता है उसको हम बाद में यानी बटे में लिखते हैं। तो प्रकाश किरण हमारा आ रहा है पहले माध्यम यानी विरल माध्यम से, और इसका अपवर्तनांक कितना है, N1। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छे से समझ में आया। चलो अब पृष्ठ RS के लिए अपवर्तन देखते हैं। ये किसके लिए है, पृष्ठ PQ के लिए। ठीक है, अब पृष्ठ क्या करें, RS के लिए देखते हैं। पृष्ठ RS के लिए, तो RS के लिए, अच्छा आप क्लियर दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, साइन। अब आपतित किरण यहाँ पे इस पृष्ठ के लिए कौन काम कर रहा है आपतित किरण का, तो आपतित किरण का काम ये कर रहा हमारा, इसको कोई नाम दे दो, PQRST नाम दे दो। तो यानी ST किरण जो है अब यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम कर रही है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वही क्या होता है, आपतन कोण होता है। तो यानी इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण, अच्छा चलो क्लियर कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इस पृष्ठ के लिए, पृष्ठ PQ के लिए आपतन कोण कितना है, I है। ठीक है, अपवर्तन कोण कितना है, R है। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या है, R है। यहाँ पे ये वाला R बनाया है तो यहाँ भी यही वाला R बना देते हैं, नहीं तो तुरंत कमेंट करोगे सर जी यहाँ पे R आप दूसरा बनाए, वहाँ पे दूसरा बनाए हैं। तो ठीक है,
और इस वाले पृष्ठ के लिए आपतन कोण का काम कौन करेगा? आपका ये कोण R, ठीक है। तो इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण कितना हो गया? R। अपवर्तन कोण कितना होगा? E, ठीक है। आपतन कोण कितना है? R। अपवर्तन कोण कितना है? R। तो आपतन कोण की जाए यानी साइन R बटे अपवर्तन कोण साइन E बराबर क्या होता है? प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है पहले उसका अपवर्तनांक लिखते हैं। तो प्रकाश किरण किस माध्यम में जा रही है? इस बार N1 माध्यम में जा रही है, तो क्या हो जाएगा? N1 बटे में N2, ठीक है। यहाँ N2/N1 है, यहाँ N1/N2। इसको क्या करें? उठा के पलट देते हैं, ठीक है। तो पलट दो, देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन E चला गया ऊपर और साइन R आ गया नीचे, और ऊपर यहाँ क्या चला गया? N2 ऊपर चला गया, N1 आ गया नीचे। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा? अपने आप बराबर होगा। तो यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी साइन I बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा? साइन E बटे साइन R। तो साइन R से साइन R कट गया, ठीक है। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा क्या? साइन I बराबर साइन E, यानी ये क्या इंप्लाइज करेगा? I बराबर E, ठीक है। तो यानी निर्गत कोण का मान, ठीक है, E का मान इस I के बराबर होगा, यानी ये प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होंगे। कौन सी प्रकाश किरण? आपतित प्रकाश किरण समांतर है किसके? निर्गत प्रकाश किरण के। तो क्या निष्कर्ष मिला कि निर्गत किरण समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है। 2 ठो डंडा खड़ा कर दो, ये समांतर का चिन्ह हो गया। और अगर इस तरीके से एक डंडा खड़ा एक डंडा पट्ट कर दिया तो ये हो गया लंबवत, ठीक है। तो समांतर है किसके? आपतित किरण के। आपतित किरण। तो भाई देखो, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, उसका भरपूर उपयोग करो। जितने डाउट हो सब उसमें राइट करो। कोई डाउट तो नहीं है? फिर से समझा दें। चलो फिर से देखो, ये प्रकाश किरण हमारी क्या है? I किस सतह पर? PQ सतह पर। तो इस PQ सतह पर हमने क्या किया? अपवर्तन का नियम यानी स्नेल का नियम लगाया। तो इस सतह पर स्नेल का नियम लगाया हमने, साइन I बटे साइन R बराबर होता है N2 बटे N1, यानी जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है पहले उसका अपवर्तनांक, बाद में जिससे आती है उसका। समीकरण 1। ठीक उसी तरीके से हम पृष्ठ RS के लिए लगाए, और पृष्ठ RS के लिए अब आपतन को नहीं, पृष्ठ RS पर प्रकाश किरण कहाँ से आ रही? यही प्रकाश किरण इसके लिए आपतित किरण का काम करेगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है। तो इसके लिए आपतन कोण क्या हो गया? R हो गया। और अपवर्तन कोण क्या होगा? यानी प्रकाश किरण निकल रही है बाहर, तो इसके और इसके बीच यानी अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है ये अपवर्तन कोण का काम करेगा। ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो अब इसमें स्नेल का नियम लगाया हमने, साइन R बटे साइन I बराबर N1/N2, ठीक है। प्रकाश किरण N1 में जा रहा है इसलिए पहले जिसमें जाता है उसको पहले लिखा जाता है और जिससे आता है उसको नीचे। तो इसको हमने क्या किया? पलट लिया। तो समीकरण 1 और 2 बना लिए। 1 और 2 से देख रहे हैं इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड को हमने बराबर किया तो ये चीज़ हमको निकल के आया, ठीक है। तो ये था आपका किसी कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग देखेंगे क्या कि क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण कहते किसे हैं, यानी ये प्रकाश का जो अपवर्तन हो रहा है इसकी कुछ लिमिट उमिट है, कुछ बाउंडेशन है, या इसका जितना मर्जी उतना ये अपवर्तित होता ही रहेगा? नहीं, इसकी भी लिमिट है, इसका भी बाउंडेशन है, इसके भी कुछ दायरे हैं। इस दायरे तक ही काम करेगा। जैसे
कोई भी पुलिस स्टेशन होगा तो सबका एक निश्चित क्या होगा, एरिया डिसाइड होता है कि तुम्हारा पावर सिर्फ यहीं तक है, इसके बाद दूसरे पुलिस स्टेशन का पावर है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अपवर्तन का केस है, इसको नोट करना हो नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और क्रांति कोण होता क्या है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी बहुत ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस पर बेस्ड आपके कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं, या जिसको आप कह सकते हो कि इस टॉपिक यानी किरण प्रकाशिकी का सबसे, ठीक है, जो टफ क्वेश्चन होता है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। किस पर? क्रिटिकल एंगल पर। और क्रिटिकल एंगल पर क्वेश्चन अच्छे लोग नहीं लगा पाते हैं। इसमें रीज़न ये होता है कि समझ नहीं पाते हो कि दिया क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए कि कोई भी प्रकाश किरण अगर सघन माध्यम से क्या करे, विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरा टॉपिक बेस्ड है, उसी पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, यहाँ से हमारी कोई प्रकाश किरण यहाँ पे गई। ठीक है, ये प्रकाश किरण गई, ये रहा सघन माध्यम, ये रहा विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो अगर हम इस पर एक अभिलंब खींचें, ठीक है, इस पर हम क्या खींचें, एक अभिलंब खींचें, तो इस तरीके से हमारा इस पर एक अभिलंब आएगा। अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा, अभिलंब से दूर हट रहा है। ठीक है, सीधे ना जाकर, देखो डॉट डॉट लाइन जो दिखा रहे हैं, ये समझ लो कि जो है ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे इसको जाना चाहिए था, लेकिन अब ये सीधे नहीं जा रही है। ठीक है, इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो रही है, ये अभिलंब से दूर हट रही। थोड़ा सा इसको ऐसे हम क्या करें, दूर हटा दिए। ठीक है, ये प्रकाश किरण हमारी चली गई। तो जब अभिलंब से दूर हट रही है तो अगर हम इसके, ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, आपतन कोण का मान क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो जो ये अपवर्तन कोण बन रहा है यानी R, इसका मान और बढ़ेगा। भाई इस कोण को अगर हम और बढ़ाते जाएं तो इसका मान और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटते हटते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इसी लाइन पे बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यानी अभिलंब के साथ कितने अंश के कोण पर निकलेगी, 90 अंश के साथ के कोण पे। ठीक है, तो यानी एक विशेष आपतन कोण के लिए अगर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्या हो जाता है, 90 अंश हो जाता है ये, या फिर कह सकते हो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश के कोण पर सीधी जाती है, तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ध्यान से फिर से समझो कि अगर हम क्या करें, यहां पे जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा आपतन कोण है I, ये हमारा अपवर्तन कोण है R, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही, और ये कंडीशन केवल तभी लागू होगा जब प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। उल्टा ना कर देना, विरल माध्यम से सघन में लेके चले आना, तब यहाँ पे आपको ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा और ना ही क्रांतिक कोण मिलेगा, कुछ हो नहीं मिलेगा। ठीक है, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा कहानी हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, किस माध्यम से किस माध्यम में जाती है। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश किरण जा रही तभी ये घटनाएं होंगी। तो अगर हम इसका मान क्या करें, बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं। भाई अभी तो लैंग्वेज चल रहे थे, भाई प्रैक्टिकल भी चल लेते हैं। ठीक है, टेढ़ा तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा भी होगा समझ जाओगे, तुम लोग बहुत समझदार हो ना। चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। ठीक है, ये अभिलंब खींच लिए। अब यहाँ पर भी ये प्रकाश किरण को जाना तो ऐसे बिल्कुल सीधे चाहिए, क्या हो रहा है, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये रहा इसका अभिलंब, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है तो अभिलंब से इधर मुड़ेगी तो पास हो जाएगा, इधर मुड़ेगी तो दूर, यानी अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटा देते हैं इस तरीके से।
ठीक है, अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अब देखो धीरे धीरे आर का मान बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। अब यहां पे आपका आपतन कोण आई का भी मान बढ़ रहा, तो यानी जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमारा अपवर्तन कोण जो आर है उसका भी मान क्या हो रहा, बढ़ता जा रहा। अपवर्तन कोण आर का भी मान क्या हो रहा, बढ़ रहा। लेकिन एक विशेष कंडीशन यानी विशेष स्थिति ऐसी आएगी कि जब हम आपतन कोण का मान इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि इस अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, क्रांतिक सिचुएशन कहलाएगी। और अगर उसके बाद भी हम इस आपतन कोण को बढ़ा दे रहे हैं तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, टकराएगी और अविलंब से इतना दूर हट जाएगी कि इस माध्यम यानी सघन माध्यम से जा रही और लौट के फिर सघन माध्यम में वापस आ जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखो। बोल रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण कॉपी पेन उठाओ जल्दी लिखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण, ठीक है, अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है। लेकिन एक विशेष आपतन कोण के लिए या एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। एक विशेष आपतन कोण के लिए यदि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस कोण को यानी उस आपतन कोण आई को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। नहीं लिख पाए, लिखना पड़ेगा, चलो लिख दे रहे हैं। अरे इतना, चलिए डेफिनेशन लिख दिया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हटती है। लेकिन सघन माध्यम में वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए उस कंडीशन को भी बना लिया जाए। तो अब ये प्रकाश किरण हमारी क्या हो रही है, एक विशेष एंगल यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पर अभिलंब खींचते हैं, ये हमने इस बिंदु पर अभिलंब खींचा। अब प्रकाश किरण जो है इस माध्यम में ये इसके साथ आपतन कोण आई बनाई और परावर्तित होकर इस रास्ते पर निकल गई, ठीक है। तो यानी ये अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाई, 90 अंश का। तो यही कोण हमारा क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। और इसको हम डिनोट करते हैं IC से, यानी क्रिटिकल एंगल, C फॉर क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं कि आपतन कोण का मान हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ाते गए। देखो यहाँ पे इतना है, यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिए, तो ये क्या हो रहा, अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ते कितना हो गया, 90 अंश हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी क्या परिभाषा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यदि हम प्रकाश किरण का जो आपतन कोण है उसको उसके क्रांतिक कोण से और बढ़ा देते हैं, यानी क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकाश किरण को क्या किया हमने, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो जब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो अब यहाँ पर अभिलंब खींचो, ठीक है। तो अब ये प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटते इतना ज़्यादा दूर हट जाएगी कि ये क्या हो जाएगी, पुनः उसी माध्यम में जो है एंटर वापस आ जाएगी जिस माध्यम से जा रही। ये आई और ये क्या हो गई आपका, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, अब अपवर्तित किरण नहीं रही, क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। यानी जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस हो गई, यानी अब क्या हो गया, परावर्तित हो गया है ये किरण, ठीक है। ये किरण क्या हो गई, अब परावर्तित हो गई, अपवर्तित नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से फिगर देखिए और समझिए, और इसकी परिभाषा को क्या लिख सकते हैं हम, यदि सघन माध्यम में, ठीक है, यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। यदि किसी सघन माध्यम में प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट
आती है, ठीक है। यानी अपवर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट आ रही है। तो वापस लौट आने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी हम परिभाषा आपको लिखवा दे रहे हैं, यानी बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। वो हो गया क्रांतिक कोण, उसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए और उसको मिटा के हम लिख देते हैं वहां पर, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी डेफिनेशन आपकी लिख दी गई है कि यानी यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, यानी सघन माध्यम में प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यह दोनों माध्यमों को, यानी ये दोनों माध्यम को अलग करने वाली पृष्ठ है, इधर माध्यम विरल और इधर सघन, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ या वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में या आज के इस टॉपिक में अगर आपको कहीं पर छोटा सा भी डाउट नज़र आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, नोटिफिकेशन से एक चीज़ याद आया, आप लोग कभी भी नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा वेट मत किया करो, ठीक है। टाइम तो बता ही दिया हूँ मैं कि डेली शाम के 6 बजे फिजिक्स की क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग डेली शाम के 6 बजे बिल्कुल रेडी रहा करिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके, जैसे भी आपकी इच्छा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक जो होगा वो प्रिज्म का होगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इंद्रधनुष आसानी से बना सकते हैं। तो कल प्रिज्म का टॉपिक होगा।